बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम का फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ अपने प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जी हाँ, कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि आस्क द पीपल ऑफ नॉलेज इफ़ यू डू नॉट नो। यानी इससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि अगर आपको किसी फील्ड के बारे में नहीं पता, आप उसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा जो उस फील्ड का मुकम्मल इल्म रखता हो। मिसाल के तौर पे आपको अपना घर रेनोवेट करना है, तो आप उस फील्ड के प्रोफेशनल के पास जाओगे जो आर्किटेक्ट है। आप बीमार हो तो आप एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाओगे जो कि एक डॉक्टर है। उसी तरह से जब बात आती है 12th बोर्ड्स की, क्योंकि ये बच्चों की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है, इससे आगे जाके उनका करियर डिसाइड होता है, तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो उस फील्ड के प्रोफेशनल के पास जाए, यानी एक करियर काउंसलर। जी हाँ, बच्चों की हिदायत करने के लिए, उन्हें सही से राह दिखाने के लिए इस वक्त हमारे पास मौजूद है मशहूर व मारूफ करियर काउंसलर प्रोफेसर SM रज़ा साहब। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम। और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलामुन अलैकुम। वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में और आपकी गुफ्तगू कि जाहिर है कि उससे आप पता करें जो उस फील्ड के बारे में कुछ जानता हो। परेशानी कहाँ से पैदा होती है कि आप सलाह मशवरा उनसे लेते हैं जिनके पास एटलीस्ट उस फील्ड की जानकारी ना हो। तो हमेशा रुजू उसी से करना चाहिए जो उसके बारे में जानता हो, ख़ास तौर से आपके टीचर, जो आपके स्कूल में आपके टीचर हैं, या जो आपकी फैमिली में जो प्रोफेशनल हैं जिन्होंने अपना एकेडमिक ईयर बहुत अच्छे से टैकल किया है और बहुत अच्छे तरह से अपने सिलसिले को आगे बढ़ाया है, आपको उनसे भी मिलना चाहिए और ज़रूर सलाह मशवरा करना चाहिए। जी, छोटी सी छोटी चीज़ खरीदने के पहले आप 10 लोगों से उसके बारे में पूछते हैं। बिल्कुल सही। और कुछ भी अगर आपको लेना है, जैसे अगर कोई शर्ट ही आपको परचेज़ करनी है तो 10 बार आप उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं, 10 शॉप पे जाते हैं, जो उनमें से अच्छी होती है उसको आप सेलेक्ट करते हैं। तो आप सोचेंगे जिस चीज़ का पे आपकी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार है, अगर उसके बारे में कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आपको कहीं रुजू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। तो ज़रूर लोगों से पूछें, अपने कन्फ्यूज़न को दूर करें, क्योंकि एक बार जो आपने फ़ैसला ले लिया उसी फ़ैसले पे आपको आगे बढ़ना, और अगर कहीं फ़ैसला गलत हुआ तो हो सकता है जाना आपको कहीं और हो और पहुँचेंगे कहीं और। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अक्सर हमने देखा है कि आफ्टर 10th पेरेंट्स कहते हैं बेटा आप ये स्ट्रीम सेलेक्ट कर लो, लेकिन जो बच्चा होता है कहता है नो मॉम डैड, मैं जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रीम की जानिब मेरा रुझान है, वहाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो पेरेंट और जो चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम जानना चाहते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व कर सके, और विच इज़ द बेटर ऑप्शन, द ऑप्शन दैट इज़ सिलेक्टेड बाय द चाइल्ड और द ऑप्शन दैट इज़ सिलेक्टेड बाय द पेरेंट्स। ये बड़ा कॉमन से क्वेश्चन आपने रखा है और बड़ा ये क्वेश्चन हर जगह आप देखेंगे कि हर फैमिली का एक पार्ट बन चुका है ये, और इस पे सलाह मशवरे तो होते ही हैं। और मैं अपनी बात को जो कंटिन्यू कर रहा था वो मैं एग्जांपल दे रहा था कि गलत फैसला अगर आपने कर लिया तो कितनी परेशानी है। देखें, जब आप एरोप्लेन को देखेंगे और वो रनवे पे जब दौड़ता है प्लेन तेज़ी से, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो टेक ऑफ करे। जी, बैक आउट नहीं हो सकता है। तो वंस आपने जो करियर में ऑप्शन ले लिया, अब उसके बाद पीछे आपको सोचना नहीं है, उसी में दौड़ लगानी है, अच्छी मेहनत करनी है। बात आई कि करियर में ऑप्शंस कैसे सेलेक्ट करने हैं, 10th के बाद सब्जेक्ट क्या सेलेक्ट करना है, और जो आपने जो बात रखी कि पेरेंट की सलाह कुछ और होती है, बच्चा कुछ और सोच रहा होता है। दोनों से मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा। सबसे पहले बच्चों से कहूंगा, ध्यान रखें कि इस दुनिया में अगर आपके लिए सबसे बेहतर कोई सोच सकता है तो परवरदिगार ने उसके लिए आपके माँ बाप को और आपके अच्छे टीचर को इस दुनिया में भेजा है। बिल्कुल सही। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें आपकी अच्छाई छुपी है। पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि ज़माना बदल रहा है, अपनी सोच को कभी भी बच्चों पे थोपे नहीं। क्या बेहतरीन मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि अपने बच्चों को उनके दौर के तालीम से आरास्ता करें। बिल्कुल सही। तो कोई भी स्ट्रीम का जब आप सिलेक्शन करें, सपोज अगर आपका बच्चा 10th में है, अगर आप सोचते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाना है, तो 2 साल 12, 4 साल इंजीनियरिंग, 6 साल के बाद वो एज अ प्रोफेशनल आएगा मार्केट में। तब आप देखें कि 6 साल के बाद दुनिया किस करवट पे होगी, कितने बदलाव होंगे। तो बदलाव और दुनिया की रफ्तार को देखते हुए सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करने में उसकी मदद करें, सब्जेक्ट को थोपे नहीं। अगर ये चीज़ आपसे नहीं होती है तो जैसा आपने कहा प्रोफेशनल्स के पास जाएं।
अपनी फैमिली में जो लोग कामयाब हैं उनसे डिस्कस करें, पता करें, क्योंकि अगर कोई गलत सिलेक्शन आपने किया या गलत कोई सलाह आपने रखी तो यहाँ पे बात करियर की है, बात पूरी ज़िंदगी की है, बच्चा कहीं ना कहीं परेशान होगा। तो दोनों से मैं फिर से यहाँ कहूँगा, बच्चों को पेरेंट्स की ख्वाहिशात, उनकी सोच की रिस्पेक्ट करनी है, और पेरेंट को आने वाले वक्त में क्या तब्दीलियाँ होंगी और अपने बच्चे के अंदर के इंटरेस्ट को भी आप देखें। देखिए, मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ, पेरेंट्स से भी बोलता हूँ, जी अब ये कैसे समझेंगे कि मेरा बच्चा मैथ्स आगे अच्छा कर सकता है कि नहीं, साइंस में उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, इंग्लिश में है कि नहीं, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कैसे आप देखेंगे? कुछ छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले ये है, मेरा बच्चा है, स्कूल गया 9th क्लास में या 10th क्लास में, स्कूल में उसको सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश का होमवर्क मिला, बच्चा आता है, होमवर्क करता है, होमवर्क निपटाने के बाद, सारे काम करने के बाद मैथ्स की किताब निकाल के अलग से पढ़ने की कोशिश करता है जिसका उसके पास होमवर्क नहीं है। इसका मतलब ऐसे बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल, यानी बच्चों पर 8वीं 9वीं से ही हमें ध्यान रखना है। डेफिनेटली ध्यान रखना है, और साथ साथ जितने स्कूल में पीटीएम होते हैं उसको अटेंड करें। सब्जेक्ट के टीचर से भी बच्चे के रुझान के बारे में आप पता करें कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं क्लास में तो क्या बच्चा आपसे कोई अलग से क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, आपके होमवर्क को ठीक से करता है कि नहीं, नई नई बातें आपसे समझने की कोशिश करता है या नहीं करता है। ये सब सारी चीज़ें इंडिकेट करेंगे आपके बच्चे के करियर ऑप्शंस में, बहुत बड़ा फैसला लेने में। तो अपने बच्चे की एक एक दिन की एक्टिविटी पे आप ध्यान रखें। यानी क्वेश्चन पूछने का जज्बा, दैट्स एन इंडिकेटर, डेफिनेटली इंडिकेट करेगा क्योंकि आपका शौक व ज़ौक़ किस तरफ है। बिल्कुल जी। और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि आफ्टर 10th वो कौन कौन सी स्ट्रीम्स है अवेलेबल जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, 10th के बाद तो डेफिनेटली अगर देखें तो जनरली जो आपके सामने स्ट्रीम निकल के आती है वो साइंस की है, कॉमर्स की है और ह्यूमैनिटीज़ की है। एक और स्ट्रीम है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है और हिंदुस्तान में अभी कम चलन में वो कोर्स है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं बता रहा हूँ 10 से 12 साल में आप देखेंगे कि जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं वैसे ही वोकेशनल स्टडीज़ की तरफ भी बच्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो वोकेशनल स्टडीज़ भी यहाँ पे एक करियर में ऑप्शंस क्रिएट करता है 10th के बाद। तो चारों में से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने इंडिकेटर बताया, बच्चे का शौक ज़ौक़ और आने वाले 6-7 साल में दुनिया किस करवट जाएगी उसका ख्याल रखते हुए। जी, यहाँ पे साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ है ये तो सब जानते हैं, लेकिन वोकेशनल स्टडीज़ आप किस तरह से उसे डिफाइन करेंगे, क्या है? जनरली जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जी। 12th में आपने देखा होगा, अगर आप साइंस की बात करें तो अगर फिज़िक्स का पेपर 100 मार्क्स का होता है, या अगर आप 10th की बात करें, 10th में साइंस 100 मार्क्स का होता है जिसमें 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। जी तो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में थ्योरेटिकल पोर्शन का वेटेज ज़्यादा होता है और प्रैक्टिकल का कम होता है, 8:2 यानी 80% एंड 20%। वोकेशनल स्टडीज़ उल्टा है, वहाँ प्रैक्टिकल 80% है, थ्योरी 20% है। जी, यानी प्रैक्टिकल लाइफ पे ज़्यादा फोकस ज़्यादा है। यानी आपने सुना होगा स्किल इंडिया, आपने सुना होगा, अब कोशिश ये की जा रही है कि आने वाली जनरेशन को स्किल्ड किया जाए, जो वक्त की ज़रूरत है उसके एतबार से उनके अंदर हुनर होना चाहिए। तो वोकेशनल स्टडीज़ आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा उभर के सामने आएगी। जी बिल्कुल, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है कि CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस की जो डेट शीट है वो रिलीज़ हो चुकी है। हम चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए आप इसे एक बार डिक्टेट करें। ज़रूर, और इंशाल्लाह हम लोग तीनों स्ट्रीम यहाँ पे आपके सामने रखेंगे, साइंस का भी रखेंगे, कॉमर्स भी रखेंगे और इंशाल्लाह ह्यूमैनिटीज़ भी। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे साइंस 12th CBSE बोर्ड की डेट शीट शो कर रहा हूँ। 12th CBSE साइंस स्ट्रीम की डेट सारी मैं शो कर रहा हूँ। 22 फरवरी से एग्ज़ाम की शुरुआत, इंग्लिश 22 फरवरी, 27 फरवरी केमिस्ट्री, 4 मार्च फिज़िक्स, 9 मार्च मैथमेटिक्स, 12 मार्च फिज़िकल एजुकेशन, 19 मार्च बायोलॉजी एंड 2 अप्रैल कंप्यूटर साइंस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 22 फरवरी इंग्लिश, 27 केमिस्ट्री, 4 मार्च को फिज़िक्स है, मार्च 9th मैथमेटिक्स, 12 मार्च को फिज़िकल एजुकेशन, 19 मार्च बायोलॉजी एंड 2 अप्रैल कंप्यूटर साइंस। सर, आपने ये साइंस स्ट्रीम के बारे में बताया, तो हम चाहते हैं कि आप इस पर भी हाईलाइट करें कि अगर कोई ये स्ट्रीम सेलेक्ट करता है तो उनका आगे क्या फ्यूचर है? देखिए, अगर आपने 10th के बाद साइंस लिया होगा तो डेफिनेटली साइंस में 2 आपके पास डिवीज़न है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM ग्रुप और एक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCB ग्रुप। PCM वाले जनरली इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, PCB वाले जनरली मेडिकल साइंसेस की तरफ। और अगर आपने PCM ऑप्ट किया है तो आपका JEE मेंस का एग्ज़ाम पहला सेशन जनवरी में 24 जनवरी से होने जा रहा है, तो आप उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए।
और अगर आपने पीसीबी बायो का कम्बिनेशन लिया होगा तो मई के महीने में नीट एग्जामिनेशन आपका होने जा रहा होगा। जैसे ही नीट के फॉर्म आएंगे, नीट का फॉर्म आप फिल कीजिएगा और नीट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप MBBS 5.5 साल का कोर्स या BDS जो डेंटल आपके BDS जो होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, BHMS होम्योपैथी, BOMS यूनानी एंड BAMS आयुर्वेदिक, ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो नीट जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चे जिस कम्बिनेशन से इस कम्बिनेशन से आगे बढ़ते हैं और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बढ़ते हैं उनके लिए इंजीनियरिंग है। और इसके अलावा जो बच्चे साइंस 12th से होते हैं, अगर वो चाहें तो NDA का एग्ज़ाम उनके लिए ऑप्शन है 12th के बाद। और अगर आप 12th के बाद चाहें तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ CPT का एग्ज़ाम दे के भी आप जा सकते हैं। और अगर साइंस में अगर आपने 12th किया है तो अगर आप चाहें तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के लॉ में भी अपना करियर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो आपके लिए इंजीनियरिंग मेडिकल तो है ही है, साथ साथ क्लैट भी है आपके पास और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ भी बढ़ने के ऑप्शन है। यानी देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस। ऑफ कोर्स जी जी। अब हम चाहते हैं कि आप कॉमर्स का भी एक बार टाइम टेबल हाईलाइट कर दें। तो इसके बाद साइंस के बाद बच्चे कॉमर्स की तरफ जो रुजू करते हैं, जो कॉमर्स 12th है जिनका है बोर्ड का एग्ज़ाम, उनकी डेट शीट 12th कॉमर्स की डेट शीट मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे। 22 फरवरी को इंग्लिश है, 9 मार्च मैथमेटिक्स है, 18 मार्च को इकोनॉमिक्स, 23 मार्च को अकाउंटेंसी, 27 मार्च बिजनेस स्टडीज़। फिर से मैं एक बार दोबारा डेट्स आपके सामने रख रहा हूँ। 22 फरवरी इंग्लिश, 9 मार्च मैथमेटिक्स, 18 मार्च इकोनॉमिक्स, 23 मार्च अकाउंटेंसी और 27 मार्च को बिजनेस स्टडीज़। जी, यानी जो कॉमर्स फील्ड सिलेक्ट करे उनका क्या आगे स्कोप है? जनरली जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनके जहन में चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटिंग आपका है, कंपनी सेक्रेटरी आपके पास है, ये तो आप दे ही सकते हैं। NDA का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, लेकिन आप आर्मी में जाने के लिए, ना कि एयरफोर्स एंड नेवी, तो आर्मी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं वाया NDA। क्लैट जैसे मैंने जिक्र किया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के लॉ के कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। और अगर आप आगे कंटिन्यू करना है तो ग्रेजुएशन आप कर लें, BCom ऑनर्स कर लें और BCom करने के बाद आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप MBA मैनेजमेंट कर सकते हैं, अगेन लॉ की तरफ आप जा सकते हैं। UPSC के बहुत सारे जॉब्स के लिए वैकेंसीज आती है, उसमें जा सकते हैं। बैंक PO का एग्ज़ाम दे के बैंक पे मैनेजर भी बन सकते हैं। तो करियर में बहुत सारे ऑप्शन निकल के आते हैं। यानी जो मिथ था कि कॉमर्स वाले आगे कुछ कर नहीं सकते साइंस वालों के कंपैरिजन में, ये एक डेफिनेटली एक मिथ है। यानी देयर इज आल्सो ह्यूज ऑप्शन फॉर कॉमर्स सेक्टर स्टूडेंट्स। यस ऑफ कोर्स। देखिए यहीं पे बात आती है जी। कि जानकारी जो आपने पहले प्रोग्राम में रखी कि वक्त से जानकारी का मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इल्मुल इंसान मालम यालम का आपने जिक्र सुना ही होगा कि इंसान को वो बताओ जो वो इंसान नहीं जानता है। बिल्कुल। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, टीचर बनना तीनों स्ट्रीम से आप बन सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में तीनों से जा सकते हैं, लॉ के कोर्सेज तीनों स्ट्रीम से आप कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी तीनों स्ट्रीम से कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल पोस्ट पे जितने सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट आती है उसमें आप जा सकते हैं, रेलवे के नॉन टेक्निकल पोस्ट पे जा सकते हैं, स्कूल में टीचर बन सकते हैं, कॉलेज में लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं आप। यानी तीनों फील्ड जो है एक प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस देती है। ऑफ कोर्स। लेकिन जिस स्ट्रीम को आपने वहां पे जस्टिफाई करें, जस्टिफाई करें कि आपने क्यों लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि परवरदिगार ने आपको हयात दिया तो उसका मकसद है, उसी तरह से आपने कोई सब्जेक्ट लिया होगा तो आपका भी कोई मकसद होगा। तो मकसद से डेविएट मत हो, मकसद को ध्यान में रखें, कोशिश करें, कोशिश कभी भी रायगा नहीं जाती है। सही कहा आपने सर। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप एक बार आर्ट्स का भी टाइम टेबल डिक्टेट कर दें और उसमें क्या क्या आगे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे व्यूवर्स के लिए पेश कर दें। ह्यूमैनिटीज़ के बारे में यहाँ पर मैं टाइम टेबल स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, लेकिन एक यहाँ पे जैसे आपने लफ्ज़ मिथ का जो जिक्र किया है जी, आपने देखा होगा कि 10th के बाद जब बच्चे ये स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जनरली आप ये पाएंगे कि जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे होते हैं वो स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद थोड़े कैजुअल हो जाते हैं, दे आर फ्री माइंडेड। पर होना नहीं है आपको। मैं एक बहुत अच्छी सी एक कोटेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जनरली जो बुजुर्ग होते हैं जब आप उनसे मिलेंगे, मैं एक बुजुर्ग से मिला, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात रखी और आपको भी बड़ा सरप्राइज होगा सुन के जी। उन्होंने कहा कि साइंस में पास होना मुश्किल है, फर्स्ट डिवीजन लाना आसान है जी, और ह्यूमैनिटीज में पास होना आसान है, फर्स्ट डिवीजन लाना मुश्किल है। तो मैंने कहा इसको एक्सप्लेन कीजिए।
उन्होंने कहा कि अगर आपने साइंस लिया तो साइंस को आगे बढ़ाने के लिए आपको बड़ी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है सब्जेक्ट को सस्टेन करने के लिए, यानी पास होने के लिए। सही कहा। और उसी मेहनत में थोड़ी सी मेहनत आप बढ़ा देंगे तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। बिल्कुल। ह्यूमैनिटीज में पास होना आसान है, पर अगर आपको फर्स्ट क्लास लाना है तो आपको डे 1 से मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो 10th एंड 12th बोर्ड में मार्क्स भी आपके अच्छे होने चाहिए। सब्जेक्ट को बड़ी तह तक जाके आपको समझना है, क्योंकि 12th ह्यूमैनिटीज़ के बाद अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो अब यूनिवर्सिटी में जाने के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, ऑब्वियसली। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वही क्वालिफाई करता है जिसको सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज हो। तो एक एक दिन बेशकीमती है, कभी भी कैजुअल नहीं होना है। टाइम टेबल अच्छे से मेंटेन कीजिए। स्पोर्ट्स का अपना अलग टाइम है, मिलने जुलने का अपना अलग टाइम है, और स्टडी का टाइम अपना अलग है। तो जब तक बैलेंस नहीं बनाएंगे लाइफ आपकी सही डायरेक्शन में जाएगी। यानी परसेंटेज डज मैटर इन ग्रेजुएशन ऑल्सो। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। देखिए, जब आप जॉब के लिए आप जाते हैं, किसी भी कंपनी में जब आप अप्लाई करते हैं और वहां पे सीट्स कम होती है और कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, तो किसी को भी जब आप नेग्लेक्ट करेंगे तो किसी ना किसी रीजन के तहत आप करेंगे। तो वहां पे रीजन सर्च किया जाता है। 10th बोर्ड में कितने मार्क्स हैं आपके, 12th बोर्ड में कितने मार्क्स हैं, स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में आपने, करिकुलर एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेशन लिया या नहीं लिया, साइंस कंपटीशन में आपने लिया या नहीं लिया, इंडिपेंडेंस डे पे आपने स्पीच दी कि नहीं दी। तो ये सब सर्टिफिकेट्स भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो हर चीज को बैलेंस में लेके आपको आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल जी। और यहाँ पे इनका स्कोप क्या है आर्ट्स वाले को? तो मैं आर्ट्स की पहले डेट, जैसे आपने बताया, मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ ह्यूमैनिटीज 12th की डेट शीट, और उसके बाद फिर मैं स्कोप पे बात करता हूँ। मैं ह्यूमैनिटीज आर्ट्स स्ट्रीम की डेट शीट 12th CBSE बोर्ड की मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। आप देखें, 19 फरवरी हिंदी, 22 फरवरी इंग्लिश, 29 फरवरी ज्योग्राफी, 14 मार्च को आपका रीजनल लैंग्वेजेस जैसे पंजाबी, बंगाली, तमिल, इसका पेपर है। 18 मार्च में इकोनॉमिक्स, 22 मार्च पॉलिटिकल साइंस, 28 मार्च हिस्ट्री, 30 मार्च संस्कृत, और 1 अप्रैल में सोशियोलॉजी। रिमेनिंग सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, आप CBSE की साइट पे जाके जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है उसकी डेट शीट, उसकी डेट आप ज़रूर एग्ज़ाम की चेक कर सकते हैं। तो सर, ये तो रही बात टाइम टेबल की। हम चाहते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है जो ह्यूमैनिटीज सेलेक्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमैनिटीज़ के बारे में मैंने आपको अर्ज़ किया जी कि सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज में आप नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। इंजीनियरिंग मेडिकल आप नहीं कर पाएंगे, बायोमेडिकल या इस तरह के कोर्सेज नहीं कर पाएंगे, बाकी तो सारी चीज़ें आप कर ही सकते हैं, अवेलेबल है। जी। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा करियर में ऑप्शन है। किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन ना, आजकल तो इंटरनेट पे 1 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। लेकिन जब मैंने बात की है इंटरनेट की, तो यहाँ पे एक सलाह, एक वार्निंग के साथ, कभी भी इंटरनेट का मिसयूज़ नहीं करें। उतना ही नेट को यूज़ करें जितना आपको चाहिए, उससे ज़्यादा आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा अपने आप को अटैच रखना है किताबों से। जी बिल्कुल। जी। जिसके दोस्त अच्छे होंगे उसकी ज़िंदगी में आसानी भी होगी। तो किताबों को अपना दोस्त बनाइए आप। और हम देख रहे हैं कि फरवरी का महीना बस आने ही वाला है, और यूजुअली एग्ज़ाम्स फेब के एंड में स्टार्ट होते हैं। तो एज अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो हमारे व्यूअर्स है, तो कितने महीने पहले से उनकी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाना चाहिए? देखिए, अभी आप प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के आसपास होंगे, स्कूल में प्री बोर्ड चल रहे होंगे। जी। स्कूल प्री बोर्ड इसीलिए देता है कि आप अपने सिलेबस को प्री बोर्ड से पहले कंप्लीट कर लें। जी। आइडियली जो सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अब प्री बोर्ड का एग्जाम फेस करें और देखें कि किन किन टॉपिक्स में कहाँ किस सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हैं, और उसको आप अच्छे से रिवाइज करें, और बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने के पहले आप पूरी कमियों को दूर कर लें। जी। प्री बोर्ड इसीलिए रखा जाता है। जी। एक टाइम आपको दे दिया गया कि इसके पहले आपको एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड के एग्जाम से पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। इससे पहले ही एक्चुअल प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी जिन बच्चों की किसी वजह से कोई कमी रह गई है, घबराना नहीं है आपको। बचे हुए वक्त को बहुत स्मार्टली यूज़ करना है। हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हर पब्लिकेशन वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सैम्पल पेपर्स शाया करते हैं। तो आप सैम्पल पेपर्स आप ले लें और डेली एक सैम्पल पेपर करने की आप कोशिश करें। और सैम्पल पेपर क्यों करें? ताकि आप अलॉटेड टाइम में पेपर कंप्लीट करने के आपके अंदर हैबिट डेवलप हो जाए। दूसरा, जो आपका वीक एरिया है वो आपको पता चल जाए, ताकि आप अपने वीक एरिया पे काम कर सकें। जी बिल्कुल। और हमने देखा है कि जैसा कि आपने भी कहा कि प्री बोर्ड से पहले सारी प्रिपरेशंस हो जानी चाहिए। जी। लेकिन खुदा ना खास्ता वो बच्चा जिसकी प्रिपरेशंस पूरी नहीं हुई हो,
अब फरवरी में बहुत कम टाइम बचा है, तो इस कम टाइम में किस तरह से मैक्सिमम मटेरियल वो ग्रास्प कर सकता है? देखिए, हम लोग ऐसे कल्चर में पले बढ़े हैं जी। जहाँ कॉमन मैन की एक आदत होती है कि आखिर में सारा काम वो पूरा कर ही लेता है। शॉर्टकट। जी देखा होगा आपने कि बारात आने वाली है और पता चला है कि कोई सामान नहीं है और जल्दी जल्दी लोग लगते हैं और बारात दरवाजे पे आके लगने से पहले वो सामान इकट्ठा भी हो जाता है। जी तो ये उसी कल्चर में हम लोग पले बढ़े हैं। तो अगर जो काम हम पहले 9 महीने नहीं कर पाते हैं तो आखिर के बचे हुए 2 ढाई 3 महीने में हम किसी तरह से कोशिश करके वो काम पूरा कर ही लेते हैं। तो अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो अब यहाँ से आपको लग जाना है, जी स्मार्टली लगना है। अपने टीचर से मिलिए और जो आपके क्लास के अच्छे जो स्टूडेंट्स होंगे जिनसे आपकी दोस्ती होगी, हमेशा अच्छे बच्चों से दोस्ती रखना चाहिए। तो अच्छे बच्चों से आप पता करें कि उन्होंने कैसे कैसे तैयारी की, टू द पॉइंट हो जाएं क्योंकि वक्त कम है। जितना टू द पॉइंट आप काम करेंगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होगी और उतना ही आपका एग्ज़ाम भी बेटर जाएगा। जी यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन आई है कि ISC 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस की, आप उसे एक बार हाईलाइट करें। मैं यहाँ पर सारे बच्चों से एक बात मैं कह रहा हूँ और पिछले प्रोग्राम में भी हमने कहा है कि एग्जामिनेशन का एक सीज़न होता है। जी बिल्कुल। बस तैयार रहिए, फरवरी मिड से एग्ज़ाम तो शुरू हो ही जाते हैं। जितने भी बोर्ड्स हैं आपके, CBSE हो गया, ICSE, ISC, स्टेट बोर्ड्स, सबके एग्ज़ाम फरवरी मिड से शुरू हो रहे हैं। तो आपके भी फरवरी मिड से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। और जो महाराष्ट्र बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड के हैं, गुजरात बोर्ड के हैं, सारे बोर्ड्स, तमिलनाडु बोर्ड के हैं, तेलंगाना बोर्ड के हैं, आंध्रा बोर्ड के हैं, सबके एग्ज़ाम्स जो हैं मिड फेब से शुरू हो रहे हैं। इसकी वजह है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि आप अप्रैल के सेकेंड वीक तक आप एग्जामिनेशन से फ्री हो जाएं, थोड़ा सा आपको वक्त मिले और जितने भी आपके 12th के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे एग्ज़ाम अप्रैल मई के महीने में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। तो उसके पहले ये सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म किए जाते हैं ताकि आप नए एकेडमिक ईयर की तरफ आप बढ़ें और एक कामयाबी से आप उस तरफ अपना कदम बढ़ाएं। तो एग्जामिनेशन सारे मिड ऑफ फेब से शुरू हो रहे हैं। जी और यहाँ पे हम जब देखते हैं 12th जो सेक्शन होता है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम 10th। जी। वो एक स्कूल सेक्शन होता है, ये एक कॉलेज सेक्शन होता है। अब मैं यहाँ पे आपसे सवाल करना चाहूँगा कि इसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पे काफ़ी फोकस किया जाता है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से इसमें बच्चे स्कोर कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों से जब मैं मिला, जो लोग अपनी कंपनीज़ के इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं अपनी कंपनीज़ के अपॉइंटमेंट के लिए, तो बड़ी परेशानी के साथ एक बात मैं यहाँ रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सर मैं जब बच्चों से मिलता हूँ और जब उनका इंटरव्यू लेता हूँ तो बाद में मुझे सोचना पड़ता है कि इसने पढ़ाई में और सीखा क्या है, कितना अनस्किल्ड है, कितने सब्जेक्ट की उसको डेप्थ नॉलेज नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड साइट्स पे कितना वीकनेस उसका है। तो ये चीज़ें कैसे सामने आती हैं जब आप प्लान्ड वे में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हमेशा जब चीज़ों को पढ़ें तो आप ध्यान रखें कि जब आपको प्लेस्ड होना है तो आपको इन डेप्थ नॉलेज उसी के का एग्जामिनेशन आपसे, उसी की परख आपके सामने या उसी स्केल पे आपको चेक किया जाएगा। तो हमेशा सब्जेक्ट को समझ के पढ़ने की कोशिश करें, यानी हमेशा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत ज़रूरी है। अब प्रैक्टिकल क्यों हो, ये हमने आप जो सवाल आपने पूछा उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी। किसी चीज़ को मैंने पढ़ा, अब जो मैंने ली है नॉलेज वो तो थ्योरेटिकल नॉलेज ली है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है मुझे पता ही नहीं है। कौन सा केमिकल, मैंने सिर्फ पढ़ा, केमिकल रिएक्शन एक पढ़ लिया कि इस एलिमेंट को इसके साथ इस टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये मिलेगा, लेकिन जब लेबॉर्ट्री में जाएंगे वो दोनों एलिमेंट मिलेंगे, वैसे ही मेरे पास एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो वो प्रोडक्ट भी मुझे सामने दिखाई देगा। तो जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को कर लेते हैं तो ज़िंदगी में वो चीज़ कभी आप भूलते नहीं हैं। जी बिल्कुल। और आखिर में जो व्यूवर्स देख रहे हैं, खुसूसन पेरेंट्स, हम चाहते हैं कि किस तरह से घर में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाए ताकि बच्चे पढ़े उस एनवायरनमेंट में। दारोमदार आप ही पे, आपके बच्चे के मुस्तकबिल का। तो आप एक 10 बस्ता गुजारिश भी है पेरेंट्स से, यहाँ पे मैं एक हम्बल सबमिशन मेरा है। देखिए, हम 8 घंटे दूसरों की ड्यूटी तो करते हैं, बिल्कुल, तो घर में आने के बाद 2 घंटे अपने बच्चों की ड्यूटी भी आप कीजिए, क्योंकि जो बाहर आपने 8 घंटे लगाए हैं वो इन्हीं बच्चों के लिए आपने लगाए हैं, इनकी तरबियत के लिए, इनकी कामयाब ज़िंदगी के लिए। तो अगर घर में बैठ के 2 घंटे इनके साथ नहीं लगेंगे तो हो सकता है जो 8 घंटे आपने इन्वेस्ट किया हो
वो कहीं वेस्टेज में ना चला जाए। जी बिल्कुल, यानी हमें घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट करना बनाना है, करना है। देखिए, आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना होगा। जी अगर किसी फसल को अगर आपको वहाँ पे उगाना है या पैदा करना है, तो आप वैसा ही इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं, वैसे ही टेम्परेचर, वैसी फ़िज़ा आपको डेवलप करनी पड़ती है, तब वो चीज़ प्रॉपर ग्रो होती है। तो जब तक घर पे एक फ़िज़ा डेवलप नहीं करेंगे, बच्चों का ग्रोथ एजुकेशनल लेवल पे अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अच्छी फ़िज़ा, अच्छा एटमॉस्फेयर घर पे डेवलप करना है। घर पे आने के बाद बच्चों से इंटरेक्ट ज़रूर करें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उन पे आप ज़रूर निगाह रखें। और इंशाअल्लाह ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इसको अगर आप ध्यान में रखें और ये इसको अप्लाई करें, तो आपका बच्चा एक बेहतरीन प्रोफेशनल बन सकता है। अगेन, बहुत सारी विशेज़ यहाँ से हम लोग आपके लिए कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जो भी जिस तरफ आप कदम बढ़ाएं, अल्लाह आपको वहाँ पे कामयाबी अता करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इंग्लिश में कहावत भी है, व्हाट यू सो शैल यू रीप, जो बोओगे वही पाओगे। डेफिनेटली जो आप करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलना है। और देखिए, कितनी अच्छी बात रखी है आपने, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ। आप देखें कि कॉमन लाइफ में जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आपको रिटर्न मिलता है। किसी ने अगर बैंक में 1 साल के लिए 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, तो 1 साल के बाद उसका रिटर्न, लेकिन जिसने 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए होंगे 1 साल के बाद उसका रिटर्न सेम नहीं होगा। जी, तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब टाइम इन्वेस्टमेंट पे आप ध्यान रखें, क्वालिटी टाइम इन्वेस्टमेंट पे आप ध्यान रखें। इंशाल्लाह कोशिश करें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप इतने तवील अरसे से जो हमारे व्यूअर्स की और उनके बच्चों की जो है करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं आपके, और आप पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बच्चों से ख़ास तौर से रूबरू होने का मौका दिया। और चैनल विन ने शुरू से उसका मकसद रहा है कि इंसानियत की खिदमत हो, और हम लोग जो भी जानते हैं वो अपनी बातें बच्चों तक पहुंचा सकें, ताकि किसी भी तरह का कोई फ़ैसला उनको करना हो तो उस फैसला करने में उनको परेशानी ना हो। और एज ए पेरेंट आपको यहाँ से हम अपडेट करते रहें, क्योंकि आपकी भी अपनी ज़िंदगी, आप बहुत बिजी हैं, आपके अपनी जॉब की लाइफ है, टाइम आपके पास कम होता है। तो हम यहाँ बैठे हैं, जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी उस इन्फॉर्मेशन से आपको हम ज़रूर आगाह कराएंगे, और आपके साथ मिलके आपके बच्चे का रोशन मुस्तकबिल तलाश करने में आपकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालात यहाँ पे पेश किए जाए तो हमें ज़रूर लिखिए winislam@gmail.com पर। हम बच्चों से गुजारिश करते हैं, आप कड़ी मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मगर देखते रहिए चैनल विन, पैगाम